गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आज आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ प्रस्तुत हूँ। उसमें आपको मिलेगा वाक्य भेद, वाक्य की परिभाषा। और इस वाक्य को शुरू करने से पहले मैं अपनी वीडियो की शुरुआत एक शायरी के साथ कर रहा हूँ। आइए देखते हैं। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। अब इन्हीं शब्दों के साथ आइए मैं अपने वीडियो को शुरू करता हूँ। वाक्य भेद रचना के आधार पर। यहाँ देखिए, जैसा कि देखा गया है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, रचना के आधार पर वाक्य भेद। सबसे पहले मैं वाक्य की बात कर रहा हूँ। आइए वाक्य देखते हैं। वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह है जिसमें पूर्ण अर्थ देने का सामर्थ्य होता है, जिसका पूर्ण अर्थ समझ में आ जाता है, जो पूर्ण अर्थ देने की शक्ति रखता है, सामर्थ्य रखता है, क्षमता रखता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। अब वाक्य के अंग की बात करते हैं। वाक्य के कुल 2 अंग होते हैं, आप जानते भी हैं। और वह 2 अंग कौन कौन से होते हैं? उद्देश्य और विधेय। वो 2 अंग कौन होते हैं? उद्देश्य और विधेय। अब उद्देश्य की बात करते हैं। उद्देश्य किसे कहते हैं? आइए देखते हैं उद्देश्य किसे कहते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे ही हम उद्देश्य कहते हैं। मीन्स अंग्रेजी में यदि देखा जाए तो उसे सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। मीन्स जिसके बारे में बात की जाती है। जैसा उदाहरण मैं दे रहा हूँ, रामा स्कूल जा रहा है, सीता पढ़ रही है। पढ़ कौन रहा है? सीता। स्कूल कौन जा रहा है? रामा। तो इस तरीके से जिसके बारे में बात हो रही है वह आपका उद्देश्य कहलाता है। जैसा कि यहाँ पे उदाहरण जो लिखा हुआ है इसमें है उत्तम फल खा रहा है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे उत्तम अंडरलाइन किया गया है। उत्तम फल खा रहा है मीन्स कौन फल खा रहा है? उत्तम फल खा रहा है, इसलिए उत्तम यहाँ पर उद्देश्य होगा। अब आता है बात विधेय की। विधेय किसे कहते हैं? विधेय वह चीज़ होती है जब हम जो चीज़ कर्ता के बारे में कही जाती है, जो चीज़ कर्ता के बारे में कही जाती है उसे क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। मालूम है? बैठ जाइए वहाँ। उसे क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। आइए देखते हैं डेफिनेशन इसकी। उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे कहा गया सीता स्कूल जाती है, ठीक है, सीता स्कूल जाती है, तो सीता क्या करती है? स्कूल जाती है। तो जो स्कूल जाने का काम हो रहा है वह आपका विधेय कहलाएगा। लेकिन कौन स्कूल जा रहा है? सीता जा रही है, तो सीता क्या हो जाएगा? उद्देश्य। और उद्देश्य के बारे में जो बातें कही जाती हैं उसे हम विधेय के नाम से जानते हैं। आइए, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। उदाहरण देखते हैं। उत्तम फल खा रहा है, इसके पहले यही उदाहरण ऊपर भी था कि उत्तम फल खा रहा है का उत्तम अंडरलाइन किया गया था। मतलब हुआ कि उत्तम आपका उद्देश्य है, और वही चीज़ यहाँ लिखा गया है कि उत्तम फल खा रहा है। तो उत्तम क्या कर रहा है? फल खा रहा है, इसलिए फल खा रहा है ये आपका विधेय है। आइए अब देखते हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर कितने वाक्य हैं? रचना के आधार पर कुल 3 वाक्य हैं, और वो 3 वाक्यों को आप ध्यान से देखें। पहला वाक्य है सरल वाक्य, दूसरा वाक्य है संयुक्त वाक्य, और तीसरा वाक्य है मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। तीसरे वाक्य को क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। तो आइए हम सब के बारे में पुनः अलग अलग से पढ़ते हैं कि सरल वाक्य किसे कहते हैं, उसका उदाहरण क्या है, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, उसका क्या उदाहरण है, और मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, उसका क्या उदाहरण है। तो आइए आगे हम देखते हैं सरल वाक्य की परिभाषा। आइए सरल वाक्य देखते हैं। सरल वाक्य की परिभाषा देखते हैं पहले। जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन वाक्यों में एक ही क्रिया हो, कर्ता एक से ज़्यादा हो सकते हैं,
सरल वाक्य कहलाता है। लेकिन क्रिया पे ध्यान रखना है बेटा, क्रिया एक ही होनी चाहिए। कितनी क्रिया होनी चाहिए? एक ही क्रिया होनी चाहिए। और कर्ता एक से ज़्यादा हो सकते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। जैसा कि इसमें लिखा है रवि पढ़ता है। रवि क्या है? कर्ता है। पढ़ता क्या है? क्रिया है। तो क्रिया सिर्फ एक है, यहाँ रवि भी मतलब जो कर्ता है वह भी एक है। तो एक कर्ता है और एक क्रिया है। आइए इसके बाद दूसरा उदाहरण करते हैं। इंद्र प्रकाश को पुस्तकें दो। इसमें कर्म भी है लेकिन उस कर्म से बहुत लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ दो पे ध्यान रखना है। जैसे आपने यहाँ देखा है दो लिखा हुआ है, दो को मैंने अंडरलाइन किया है। दो मतलब ये क्या है? क्रिया है और इंद्र प्रकाश करता है। तो यहाँ भी इंद्र प्रकाश एक ही करता है, क्रिया भी एक ही है। आगे देखें लिखा है कर्ता के एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ये कर्ता एक से ज़्यादा हो सकते हैं, उनके होने की संभावना होती है, लेकिन क्रिया सिर्फ एक ही होती है। लेकिन क्रिया और विधेय एक ही होता है। विधेय जानते हैं, कर्ता के बारे में जो बात कही जाती है उसको हम क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। तो विधेय एक ही होगा और कर्ता भी एक ही होगा। लेकिन कर्ता एक से ज़्यादा हो सकते हैं, विधेय एक होगा और क्रिया भी एक ही होगी। आइए एक उदाहरण देखते हैं। जैसे रवि, मोहन और सोहन बाजार गए। अब यहाँ देखिए रवि है, मोहन है, सोहन है, ये तीनों कर्ता हैं। तो कर्ता एक से ज़्यादा मैं बताया था, कर्ता एक से ज़्यादा हो सकता है लेकिन क्रिया एक ही होगी। कहाँ गए ये? बाजार गए। तो क्रिया तो एक ही है। इस वजह से सरल वाक्य की परिभाषा आप लिख सकते हैं कि जिसमें एक या एक से अधिक कर्ता हो लेकिन क्रिया सिर्फ एक ही हो, विधेय सिर्फ एक ही हो, तो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं दूसरा वाला वाक्य जिसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? जिन वाक्यों में आए सभी उपवाक्य समान स्तर के होते हैं संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। इसमें जितने भी वाक्य होते हैं, उपवाक्य होते हैं, वो सब समान स्तर के होते हैं और समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े रहते हैं। अब समुच्चय बोधक शब्द क्या होते हैं? आइए देखते हैं। संयुक्त वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े रहते हैं। जैसे मुझे अंग्रेजी पढ़नी थी इसलिए मैं समीर के घर गया। मुझे अंग्रेजी पढ़नी थी इसलिए मैं समीर के घर गया। यदि मैं इसलिए जो शब्द है, योजक शब्द है, जो अव्यय है, उस इसलिए को यदि मैं हटा देता हूँ तो दोनों वाक्य स्वतंत्र हो जाते हैं। मीन्स दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं, एक ही स्तर के होते हैं। मीन्स यूँ कहिए कि सरल वाक्य हो जाते हैं वो, और जब उनको आपस में जोड़ दिया जाता है तो वह संयुक्त वाक्य होते हैं। और जोड़ने के लिए जो समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं उनका ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ जो शब्द है कि मुझे अंग्रेजी पढ़नी थी इसलिए, ये जो देख रहे हैं ये अव्यय है, इसलिए मैं समीर के घर गया। मुझे अंग्रेजी पढ़नी थी, पूर्ण वाक्य मिल रहा है आपको, सरल वाक्य मिल रहा है। समीर, मैं समीर के घर गया, इसमें भी मैं कर्ता हो गया, घर गया, गया जो शब्द है क्रिया हो गया। तो ये सब भी सरल वाक्य में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए लगा देने से यह क्या बन गया है? संयुक्त वाक्य बन गया है। तो संयुक्त वाक्य की परिभाषा आपको समझ में आ गई। यह समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े रहते हैं, इसका हमें ध्यान रखना है। आइए इसके बाद देखते हैं एक और उदाहरण इसका है कि तुम चाय पियोगे या कॉफ़ी। तुम चाय पियोगे या फिर कॉफ़ी। तो इसमें या लगा हुआ है जो शब्द, ये समुच्चय बोधक अव्यय है। तो चाय पियोगे या कॉफ़ी पियोगे, यह सरल वाक्य न होकर के कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। आइए अब यहाँ देखते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या है? इन वाक्यों में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। उसमें एक उपवाक्य प्रधान उपवाक्य कहलाता है, मुख्य उपवाक्य कहलाता है। बाकी जितने भी उपवाक्य होते हैं उस मुख्य उपवाक्य पे आश्रित होते हैं, निर्भर होते हैं। आइए इसको देखते हैं। उपवाक्य होते हैं, एक उपवाक्य प्रधान होता है तथा शेष उपवाक्य आश्रित होते हैं। ये उपवाक्य आपस में योजक शब्द कौन से हैं? यदि, ताकि, परंतु, इसलिए, यद्यपि, अगर, तो आदि। ये जो योजक शब्द हैं, इन योजक शब्दों से यह वाक्य जुड़े रहते हैं।
अब ध्यान ये रखना है कि आइए उदाहरण के साथ क्लियर हो जाता है, शब्दों के साथ जुड़े होते हैं। जैसे यदि मैं परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। यहाँ पर जो तो शब्द लगा हुआ है यह समुच्चय बोधक अव्यय है, और यह जो है ये बताता है कि इस वाक्य में यह वाक्य जो है मिश्र वाक्य है। अब ये ध्यान रखिए कि इसमें जो मुख्य उपवाक्य है वो कौन सा है, यदि मैं परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। ठीक है, तो इसमें एक शर्त लगाई गई है। तो जहाँ शर्त की बात हो, इस तरह से जब वाक्य दिए गए हैं वहाँ पर क्या होता है, आपका मिश्र वाक्य होता है। आइए और देखते हैं, सिपाही ने उस युवक को पीटा जिसने जेब काटी थी। सिपाही ने उस युवक को पीटा जिसने जेब काटी थी। कभी कभी देखिए जो आश्रित उपवाक्य होते हैं वो शुरू में हो जाते हैं, कभी कभी आश्रित उपवाक्य बीच में आते हैं, और कभी कभी आश्रित उपवाक्य वाक्य के अंत में आते हैं। मीन्स तीनों जगह उपवाक्य हो सकते हैं, कभी बीच में भी होते हैं, कभी शुरू में होते हैं, या कभी अंत में भी होते हैं। ये होता है संयुक्त मिश्र वाक्य की परिभाषा में। आइए अब इसको और देखते हैं कि सिपाही ने उस युवक को पीटा जिसने जेब काटी थी। मीन्स जिसने जेब काटी थी, यह जो वाक्य है यह आश्रित उपवाक्य है, और उसके पहले क्या था, मुख्य उपवाक्य था। ठीक है, वो प्रधान उपवाक्य था। एक चीज़ और है कि जो मिश्रित उपवाक्य में जो आश्रित उपवाक्य होता है उसे हम कैसे पहचानेंगे, तो उसके पहचान करने का तरीका है कि जब भी आश्रित उपवाक्य की बात हम करेंगे तो वह आश्रित उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्ययों से शुरू होता है। जैसे जिसने, कि, तो, ताकि, इन शब्दों से उसकी शुरुआत होती है। तो इस वजह से हम उसे पकड़ सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा आश्रित उपवाक्य है, कौन सा मुख्य उपवाक्य है। तो आइए अब इसके बाद आश्रित उपवाक्य के कुछ भेद होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और वही एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो हम आश्रित उपवाक्य की बात करते हैं और आश्रित उपवाक्य के उन भेदों की बात करते हैं जो एग्ज़ाम में आपसे प्रश्न बनते हैं और पूछे जाते हैं। तो आइए हम उन आश्रित उपवाक्यों और उनके भेदों को आइए देखते हैं। संज्ञा उपवाक्य की बात करते हैं। इसके पहले आपने पढ़ा है कि आश्रित उपवाक्य के भेद। तो आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य में देखिए क्या है, इसमें है कि किसी वाक्य में जो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर आता है, मुख्य उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर आता है, उन्हें हम संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे दादाजी सदा कहा करते थे कि रोहित महान व्यक्ति बनेगा। अब इसमें ध्यान दीजिए, लिखा है जो आश्रित उपवाक्य। तो आपको पता है कि जो आश्रित उपवाक्य होता है वो कौन होता है और मुख्य उपवाक्य कौन होता है। तो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर आता है। मीन्स दादाजी कहा करते थे, क्या कहा करते थे, कि रोहित महान व्यक्ति बनेगा। मीन्स ये दादाजी सदा कहा करते थे, यह आपका मुख्य उपवाक्य है। और जो आश्रित उपवाक्य है वो है कि रोहित महान व्यक्ति बनेगा। ये रोहित जो है महान व्यक्ति बनेगा, यह बात कौन कह रहा है, यह दादाजी कह रहे हैं। मीन्स दादाजी यानी कर्ता। तो जो कर्ता की बात हो रही है यानी मुख्य उपवाक्य की बात हो रही है, मुख्य उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर जिसकी बात की जाएगी या प्रयोग किया जाएगा उसे हम संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। दूसरा देख लीजिए, कौशल्या नहीं आएगी अनुषा जानती थी। अब इसको कभी कभी मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ कि जो आश्रित उपवाक्य होता है वह शुरू में भी आता है, बीच में भी होता है और अंत में भी होता है। यहाँ पे जो देख रहे हैं आप कि कौशल्या नहीं आएगी अनुषा जानती थी, इसमें क्या है, जो कौशल्या नहीं आएगी यह वाक्य आश्रित उपवाक्य है। यह बात कौन जानता था, अनुषा जानती थी। या इस चीज़ को ऐसे भी कहा जा सकता है कि अनुषा जानती थी कि कौशल्या नहीं आएगी। तो यहाँ पर की लग जाएगा। तो जब
कौशल्या नहीं आएगी, मीन्स कोई भी आश्रित उपवाक्य शुरुआत में हो जाता है, शुरू में लिखा जाता है, तो उसके पहले की शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। कौशल्या नहीं आएगी, अनुषा इस बात को जानती थी, तो यहाँ अनुषा जानती थी यह आपका मुख्य वाक्य है। और अनुषा की ही वजह से, अनुषा क्या है, संज्ञा है, इसी की वजह से यहाँ कौशल्या नहीं आएगी, यानी ये आश्रित उपवाक्य निर्भर करता है। तो जब भी आश्रित उपवाक्य शुरू में रहेगा तो उसमें की शब्द नहीं रहेगा, यदि आश्रित उपवाक्य बाद में आता है तो उसमें की जुड़ा रहेगा। इसके बाद तीसरा देख लेते हैं, गुरुजी कहते हैं कि वे प्रवचन देंगे। अब एक चीज़ यहाँ और ध्यान दीजिए, यहाँ पे कर्ता और कर्म दोनों की बात होती है। यहाँ पे जो कर्म है, कर्म कह रहा हूँ, सर्वनाम की बात, कर्ता और सर्वनाम दोनों की बात होती है। यहाँ देखिए इसके ऊपर जो भी हमने पढ़ा है वह कर्ता से मतलब संज्ञा है, संज्ञा और फिर सर्वनाम, ये दोनों की बातें हो रही हैं। अब इस वाक्य में, तीसरे वाले वाक्य में संज्ञा नहीं है, अब इसमें बात किसकी की जा रही है, सर्वनाम की बात की जा रही है। जैसे गुरुजी कहते हैं कि वे प्रवचन देंगे, तो वे जो शब्द है यह आपका क्या है, सर्वनाम है। तो यहाँ सर्वनाम भी होता है, संज्ञा भी होती है। संज्ञा या सर्वनाम कोई भी इसमें से जो है उसकी विशेषता बताता है। मीन्स ये प्रवचन, वे प्रवचन नहीं देंगे, कि वे प्रवचन नहीं देंगे, यह संज्ञा उपवाक्य के अंतर्गत आएगा, आश्रित उपवाक्य के अंतर्गत आएगा, कि वे प्रवचन नहीं देंगे या प्रवचन देंगे। तो यह तीसरा वाक्य यह संज्ञा की भी बात यहाँ संज्ञा की भी बात कर गया है। तो गुरुजी कहते हैं कि वे प्रवचन देंगे, यहाँ वे जो शब्द है आपका सर्वनाम है, तो यहाँ से सर्वनाम की वजह से भी हम सर्वनाम कहें या संज्ञा कहें, ठीक है, तो संज्ञा उपवाक्य इसमें भी आपको बताया गया है। एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, जो ट्रिक है इसकी वो क्या है, ट्रिक ये है कि ट्रिक से हम संज्ञा उपवाक्य की पहचान कर लेंगे। ट्रिक को बस आप ध्यान रखिए, तो संज्ञा उपवाक्य की आप पहचान कर लेंगे। ट्रिक क्या है, संज्ञा उपवाक्य की शुरुआत की से होती है, मीन्स छोटी की का मतलब देख रहे हैं ना, जहाँ छोटी की मात्रा होगी, मीन्स यहाँ से शुरुआत होती है, और जो वाक्य इस की के आगे से, की के बाद लगे होते हैं, वह क्या कहलाते हैं, आश्रित होते हैं, यानी संज्ञा उपवाक्य वही होते हैं। इसके बाद आइए दूसरे की बात करते हैं। दूसरा वाला वाक्य यहाँ दिख रहा है, विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य, विशेषण से ही आपको पता चल गया होगा कि यह किसी न किसी की विशेषता बता रहा होगा। आइए देखते हैं, किसी वाक्य में आने वाले आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जो आश्रित उपवाक्य होते हैं वो क्या करते हैं, देखिए सब में आश्रित उपवाक्य की ही बात की गई है। पहले वाले में यानी संज्ञा उपवाक्य में भी आश्रित उपवाक्य की बात की जाती थी कि आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य से किस प्रकार निर्भर होता है, और यहाँ भी है कि जो आश्रित उपवाक्य होता है वह मुख्य उपवाक्य की विशेषता बताता है। आने वाले आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण उपवाक्य कहते हैं। आइए देखते हैं उदाहरण। जो आदमी पत्र बांटता है वह क्या होता है, जो आदमी पत्र बांटता है वो क्या कहलाता है, डाकिया कहलाता है। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, वाक्य भी यही कह रहा है कि जो आदमी पत्र बांटता है वह क्या कहलाता है, डाकिया कहलाता है। तो जो आदमी पत्र बांटता है यह आपका क्या है, जो आदमी पत्र बांटता है यह आपका आश्रित उपवाक्य है। जो आदमी पत्र बांटता है वह डाकिया है, मीन्स डाकिया की विशेषता है कि वो क्या करता है, पत्र बांटता है। जो भी डाकिया होगा वो पत्र बांटेगा। तो यहाँ पर आश्रित उपवाक्य है, यानी विशेषण है, किसकी विशेषता बता रहा है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, संज्ञा की विशेषता बता रहा है। संज्ञा क्या है, डाकिया। चलिए दूसरा है कि जिसे आप ढूंढ रहे हैं, जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह मैं नहीं हूँ। जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो मैं नहीं हूँ, कोई और हो सकता है। तो यहाँ पर जो दिखाया गया है कि जिसे आप ढूंढ रहे हैं, जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह मैं नहीं हूँ, मीन्स जिसे आप ढूंढ रहे हैं, यहाँ देखिए जिसे शुरू हुआ है यह आश्रित उपवाक्य है, वह मैं नहीं हूँ, कोई और ही है। तीसरा है कि यह वही आदमी है जिसने कल चोरी की थी। अब यहाँ पर देखिए
वह या वही आदमी है जिसने कल चोरी की थी। इसमें आश्रित उपवाक्य अब दूसरी जगह चला गया है। कहाँ चला गया है? अंत में चला गया है। मीन्स वह या वही आदमी है जिसने कल चोरी की थी। तो जिसने कल चोरी की थी यह क्या है? आश्रित उपवाक्य है। इसकी वजह से यह चोरी की थी, यह इसकी विशेषता है, उस आदमी की विशेषता है, यानी मुख्य उपवाक्य की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, तो जब मुख्य उपवाक्य की विशेषता आश्रित उपवाक्य बताना शुरू कर देता है तो वहाँ पर क्या होता है? विशेषण उपवाक्य कहलाता है। आइए इसका ट्रिक देख लेते हैं। इसकी ट्रिक भी बहुत अच्छी है। ट्रिक है कि विशेषण उपवाक्यों की शुरुआत जिसने, जिसे, जिसको, जिसमें आदि से होती है। इसकी शुरुआत कैसे होती है? जिसने, जिसे, जिसको, जिसमें आदि से होती है। इसमें जो भी आप उदाहरण देख लीजिए उसमें शुरुआत उसी से है, चाहे जो से हुई होगी, जिसने से हुआ होगा, जिसमें हुआ होगा, जिससे हुआ होगा। तो इस टाइप का जहाँ भी आपको मिलता है तो आप समझ लीजिए कि यहाँ विशेषण उपवाक्य है। और जहाँ पर की से शुरुआत होती है वो समझ लीजिए कि संज्ञा उपवाक्य है। तो इस तरीके से मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई ऐसा बंदा होगा, कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो इस बात को न समझ पाता हो। ट्रिक को बस याद करिए, दो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। यदि मान लीजिए संज्ञा को आपने पकड़ लिया है, विशेषण को आपने पकड़ लिया है, तो इसके अलावा जो आएगा क्लियर है कि उसके बाद क्रिया विशेषण ही होगा। तो दो चीज़ें यदि आप पकड़ लेते हैं तो अगला ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, और नहीं यदि क्रिया विशेषण को भी जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आइए देखते हैं। पहली ट्रिक आप देख लिए कि जो भी उपवाक्य की शुरुआत होती है वो की से शुरू होती है, छोटी की मात्रा उसमें लगी रहती है। और यहाँ पर जब विशेषण उपवाक्य की शुरुआत होती है तो उसमें जिसने, जो, जिससे, जिसके, ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं। आइए अब देखते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब देखिए क्रिया विशेषण उपवाक्य से ही आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ये विशेषण तो है, यानी विशेषता बताता है, लेकिन किसकी विशेषता बता रहा है? क्रिया की विशेषता बता रहा है। इसके पहले जो हम पढ़े हैं वो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताया है, लेकिन अब हम किसकी विशेषता की बात कर रहे हैं? क्रिया की विशेषता की बात कर रहे हैं। क्रिया किसको कहते हैं? जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसको क्रिया कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में वर्ब के नाम से जाना जाता है। तो आइए देखते हैं इसकी परिभाषा। किसी वाक्य में आने वाले जो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं। यहाँ पर देखिए जो आश्रित उपवाक्य, यहाँ भी है आश्रित उपवाक्य और इसमें भी है आश्रित उपवाक्य। तो हमेशा आश्रित उपवाक्य की ही बात की जा रही है मुख्य उपवाक्य से जोड़ने के लिए। मीन्स यहाँ भी मुख्य उपवाक्य आश्रित उपवाक्य की तुलना की गई, यहाँ भी मुख्य और आश्रित उपवाक्य की तुलना की गई है। और यहाँ पर भी देखिए आप कि जो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है, ध्यान रखिएगा, क्रिया की विशेषता बताएगा। आइए देखते हैं उदाहरण। क्रिया विशेषण उपवाक्य उसे कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे देखिए ज्यों ही पढ़ने बैठा बिजली चली गई। मतलब ज्यों ही मैं क्या करने बैठा? पढ़ने बैठा, बिजली चली गई। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पे क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। दूसरे वाले वाक्य में जब घंटी बजी फ़ोन उठा लिया, तो यहाँ भी जब घंटी बजी आप देखे होंगे, यहाँ पर देखिए ज्यों ही पढ़ने बैठा अंडरलाइन किया गया है, बिजली चली गई। फिर जब घंटी बजी फ़ोन उठा लिया, और फिर देखिए आगे लिखा है कि जैसा पत्नी कहती है वैसा ही पंकज करता है। जैसा पत्नी कहती है वैसा ही पंकज करता है। तो यहाँ पर भी यह एक क्रिया है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, यानी क्रिया जो मुख्य उपवाक्य है उसकी क्रिया की विशेषता आश्रित उपवाक्य बता रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब इसमें जो है क्रिया विशेषण उपवाक्य में 5 तरह के क्रिया विशेषण उपवाक्य होते हैं। अब वो 5 तरह का, आइए थोड़ा सा इसका भी एक्सप्लेनेशन हम कर देते हैं, जबकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। फिर भी स्थानवाचक जो वाक्य होता है, स्थानवाचक वाक्य में क्या होता है कि स्थान की बात की जाती है, जैसे वहाँ, यहाँ, वहाँ आओगे तो मैं वहाँ जाऊँगा, इस टाइप से जो यहाँ वहाँ की जो बात होगी तो वहाँ स्थानवाचक वाक्य होता है। इसके बाद जो है रीतिवाचक वाक्य। अब देखिए रीतिवाचक वाक्य का उदाहरण ये तीसरा है। रीतिवाचक वाक्य में तीसरा उदाहरण एकदम सटीक बैठेगा।
ऐसे वाक्यों को हम रीतिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसा पत्नी कहती है वैसा ही पंकज करता है, ये रीति है, रीति के हिसाब से वो चल रहा है पंकज, तो ऐसे को हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इसके बाद आता है कालवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। जैसा पहला उदाहरण इसमें है, मैं ज्यों ही पढ़ने बैठा बिजली चली गई, या फिर जब घंटी बजी फोन उठा लिया। तो यह कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत दोनों उदाहरण आएंगे। इसके बाद आता है देखिए परिणामवाचक। परिणामवाचक का मतलब होता है रिजल्ट। रिजल्ट मीन्स इसमें कहीं ना कहीं रिजल्ट की बात होगी। जैसे यदि पंखा बना होता तो गर्मी का एहसास नहीं होता। उदाहरण मैं दे रहा हूँ, यदि पंखा बना होता तो गर्मी का एहसास नहीं होता, यानी पंखा बना रहता तो पंखा चलता तो गर्मी नहीं होती। मीन्स इसमें क्या है, रिजल्ट की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे उदाहरण जो है परिणामवाचक क्रिया विशेषण आएंगे। अब इसके बाद परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब होता है क्वांटिटी, ठीक है। काउंटिंग मतलब काउंटिंग होती है, बट ये है कि वो काउंट नहीं कर पाते हैं, काउंटलेस होता है, संख्या में ज़्यादा होता है। जैसे जितनी उतनी, ठीक है ना। जैसे जितनी, आपने जितना मुझे सेब दिया था उतना सारा बांट दिया, उतने सेब बांट दिए, तो जितना दिए उतना हमने बांट दिया। तो यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे आपका आएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और इतना डीप तो नहीं पूछना चाहिए आपके क्लास 10th में कि अब ये सारे इसके बारे में पूछ ले, लेकिन यदि पूछता है तो मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया है। थोड़ा सा ध्यान आप रखेंगे तो निश्चित रूप से उसे भी आप कर लेंगे। बाकी ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, क्रिया विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और ये संज्ञा उपवाक्य के बारे में पूछा जाएगा, और यही चीज़ बनाने को देगा, वाक्य में दिया होगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सा उपवाक्य है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आज मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। आइए, और वीडियो यदि मेरी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयर करने से या फिर लाइक करने से हम लोगों को एक जान आ जाती है अंदर, और एक जोश आता है, आपके तरफ से एक हिम्मत आती है कि आपने मेरी हिम्मत बढ़ाया है। तो लाइक ज़रूर करें। और इन्हीं बातों के साथ एक शायरी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। देखिए, शिक्षा ही ज़िंदगी की असली उड़ान है, शिक्षा ही ज़िंदगी की असली उड़ान है, यही देती इंसान को ऊंचा आसमान है। शिक्षा ही ज़िंदगी की असली उड़ान है, यही देती इंसान को ऊंचा आसमान है। तो हमें यदि ऊंचा आसमान पाना है, ऊंचे जाना है, तो निश्चित रूप से ऐसी वीडियो ज़रूर आपको देखनी होगी, जिससे आपका भी जोश बढ़े और आप अपना लाइक करके मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करके मेरा उत्साहवर्धन करें।